च्या बाहेर नाही आहेत, त्यामुळे आपण हिंदीमध्ये करूयात. येस सर. म्हणजे मी नंतर बोलताना हिंदीत बोलेन. येस. ओके, तर मी सुरुवात आता मराठी की हिंदीमधनच हे करू? एनी, नो प्रॉब्लेम. ओके. नमस्कार सगळ्यांना. सहाय्यक संचालक पुरातत्व विभाग व प्रादेशिक वस्तू संग्रहालय नाशिक यांच्या वतीने आज जे व्याख्यानमाला आपण प्रत्येक सप्ताहाच्या निमित्ताने आयोजित केलेली आहे, त्या याच्यात आजचे प्रमुख वक्ते भुजंग बोबडे सर, जे हेरिटेज फाउंडेशन जळगाव याचे संचालक आहेत, त्यांच्या वतीने स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय वस्तू संग्रहालयातील विकास या विषयावर तर बोलणार आहे. तर मी आपले जास्त वेळ न घालवता आपण व्याख्यानाला सुरुवात करावी अशी सरांना विनंती करते. तर सर, व्याख्यान आपण सुरुवात करावी. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. और यहाँ पर अभी और कुछ लोग जो जुड़े हैं महाराष्ट्र के बाहर से है, और कुछ लोग जुड़ेंगे जो महाराष्ट्र के बाहर से होंगे. अभी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं. मैथ्यू जी अभी जुड़ गए हैं. सो दिव्या सैनी जी बाहर से जुड़े हुए हैं. मुशाहिदा जी है. सो मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ. और सबसे पहले मैं हमारे महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व और वस्तु संग्रहालय संचालनालय नासिक का जो हमारा प्रादेशिक विभाग है, मैं आरती आर्य मैडम और उनके सभी सहयोगी, उनका धन्यवाद अदा करता हूं. और यहाँ पर हम आज के अपने सत्र की शुरुआत करते हैं. मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं. एक मिनट. उम्मीद करता हूं कि मेरा ये प्रेजेंटेशन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा. और बीच में अगर कुछ व्यवधान आए तो आप मुझे डायरेक्टली फोन करके भी बता सकते हैं. तो जिस समय हम संग्रहालय की बात करते हैं, यस, प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? यस, ओके. यस, ओके, थैंक यू. तो जिस समय हम संग्रहालय की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक संग्रह और एक संग्रहालय, इसमें फर्क है. अ कलेक्शन एंड अ म्यूजियम बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. तो संग्रहालयों की जब बात करते हैं तो हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ लिटरेरी सोर्सेज जो प्राप्त होते हैं, जिसमें से हमें चित्रशालाओं का वर्णन प्राप्त होता है, विश्वकर्मा मंदिरों का जिक्र प्राप्त होता है. तो चित्रशाला माने जैसे रामायण में जब उल्लेख आता है, वो भरत जब मिलने के लिए आता है तो वो सीधा चित्रशाला में चला गया, ऐसा रामायण में जिक्र आता है. उसी तरह से अलग अलग जो काव्य है, जैसे भास कवि जो है प्रतिमा नाटकम जो लिखे, उत्तराम चरितम जो भभूति के द्वारा लिखा गया, नैषधीय चरितम है, सो कादम्बरी है बाण भट्ट की. इसी तरह से विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है, जिसमें ये बताया गया है, परमानेंट एंड टेम्पररी डेकोरेशन ऑन द फ्लोर्स, वॉल्स, द सीलिंग ऑफ प्राइवेट हाउसेस, पैलेसेस एंड टेम्पल्स एनलाइटन द माइंड्स ऑफ जनरल मासेस. तो आम आदमी जो है, तो उसके मस्तिष्क पर ये प्रभाव करते हैं. कुछ कुछ उदाहरण के तो रूप में जैसे हम देखते हैं कि जब हम सांची का स्तूप देखते हैं, तो उसके गेट जो है, तो उसके ऊपर जो तोरण है, तो उसके ऊपर ये इस तरह के जो शिल्प हम देखते हैं. तो उसके बाद अजंता विजिट करते हैं, ब्यूटीफुल हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स हम देखते हैं. वैसा पीरियड में देखेंगे तो ये सोमेश्वर टेम्पल है, बॉटम टू टॉप, इंच एंड इंच, उसके ऊपर हम ये ब्यूटीफुल कार्विंग देखते हैं. सो हमें पहले ये समझना है कि जिसको आज हम ओपन एयर म्यूजियम्स कह रहे हैं, डेफिनेशन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम में जो एक टर्म यूज की गई है, ओपन एयर म्यूजियम. सो व्हाट आर दीज ओपन एयर म्यूजियम्स? इफ यू जस्ट विजिट, अगर आप यहाँ पर विजिट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास हमारे प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में इस तरह के संग्रहालय उपलब्ध है. मगर जहां पर हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एग्जिबिटिंग आर्ट की जब बात करते हैं, तो उस समय में हम ये देखते हैं कि उसका प्रेजेंटेशन करने का मॉडर्न स्टाइल जो बदल गया है, तो वो अलग रूप से है. अभी यहाँ पर मिडिवल पीरियड की जब हम बात करते हैं, तो उस समय में इसके लिए क्यूरियस नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स. सो अभी हम मंदिर के शिल्प और उसके बाद पेंटिंग्स, इसके आगे चल करके जो है हम रेयर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं. तो ये सफर थोड़ा जब आगे बढ़ता है, तब हम इस तरह के कई सारे अलग अलग कलेक्शन अलग अलग जगह पर दुनिया में देखते हैं. बट प्लीज रिमेंबर दैट दिस जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम ओपन एयर म्यूजियम्स. ये हमारा सफर शुरू हुआ था ओपन एयर म्यूजियम, ओपन स्काई म्यूजियम, जो भी आप कहेंगे,
वहां से लेकर के इको म्यूजियम्स और वर्चुअल म्यूजियम्स की दुनिया तक, या पॉपअप म्यूजियम जिसको हम कहते हैं, वहां तक हमारी जर्नी अभी पहुंची हुई है। तो दुनिया भर के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो प्रिंसेस एनिगल्डी का जो म्यूजियम है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। लियोनार्ड उली ने जो एक्सकैवेशन किया था 1925 में, उसका ये मैप आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें, और तथा बाकी और जगह पर जो एक्सकैवेशन किए गए तो वहां से प्राप्त ये जो सिलेंड्रिकल, ये जो टेराकोटा सिलेंड्रिकल रिकॉर्ड जिसको कहा जाता है, तो ये दुनिया भर के अलग अलग संग्रहालयों में रखे गए हैं। और ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग म्यूजियम्स के बारे में जो माना जाता है, कैपिटोलियन म्यूजियम्स ऑफ रोम इटली, 1471 का ये बिल्डिंग है। उसके बाद कई सारे संग्रहालयों को हम देखेंगे। भारत के संग्रहालयों से पहले हम थोड़ा सा ये जर्नी इसलिए देखना चाहेंगे, विश्व भर में क्या हो रहा था। 1506 में वेटिकन सिटी म्यूजियम बना, एम्ब्रस कैस्टल म्यूजियम 1572 में बना। उसके बाद जो है किसी संग्रहालय के अंदर के दृश्यों को जब हम देखते हैं तो उस समय में इसको वर्ड यूज किया गया था, कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज, मिडिवल पीरियड, लेट मिडिवल पीरियड ऐसा हम करेंगे। तो 16-17 सेंचुरी में इसकी बात हो रही थी। और उसके बाद यहाँ पर ये स्मिथसोनियन म्यूजियम के कलेक्शन के अंदर ये देखते हैं, किसी संग्रहालय के अंदर का एक दृश्य जब हम कहते हैं तो ये कलेक्शन हम देख सकते हैं। ओले वर्म जो एक फिजियोथेरेपिस्ट था, उसने ये कलेक्शन किया था। उसके बाद जब हम ये ग्रैंड टूर देखते हैं तो उसमें लोगों ने अलग अलग प्राणियों का तथा उसके साथ साथ इंसान के द्वारा बनाई गई जो ज्वेलरी, टूल्स एंड नाउ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, अब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को भी कलेक्शन की शुरुआत हो चुकी थी। अब हम यहाँ पर और कुछ संग्रहालयों को जब देखते हैं तो ये दिस इज द फर्स्ट बॉटनिकल म्यूजियम की हम बात करते हैं। बट एंसेंट इंडियन बैबिलियन और उस सिविलाइजेशन, उस कल्चर में भी इस तरह की बात होती है, मगर इस तरह से संग्रहालय के द्वारा स्पेशली उसको निर्माण करके जो आज भी हमारे सामने रखे गए हैं। दिस इज अगेन दिस कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। देन इन 1685 दिस एबट जीन बैप्टिस्ट म्यूजियम, द फर्स्ट म्यूजियम इन फ्रांस। एंड इस संग्रहालय की विशेष बात यह है कि आगे चल करके संग्रहालयों की फ्रांस में पब्लिक के लिए संग्रह खुले करे, दो इट इज एन रॉयल कलेक्शन बट टिल देन इट नीड टू बी ओपन फॉर द पब्लिक। तो ये मूवमेंट फ्रांस में शुरू हुई थी। अब उसके बाद हम ये एशमोलियन म्यूजियम की बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड की। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी म्यूजियम। और दूसरी बात, यहाँ पर हम म्यूजियम के लैबोरेटरीज की जब बात करते हैं, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर आप ये शुरुआत देख सकते हैं। देन ऑल्सो एंट्रेंस फी, संग्रहालय के लिए एंट्रेंस फी रखना है और कलेक्शन का देखभाल करने के लिए कीपर को रखना है, ये बातें भी हम इस संग्रहालय में देखते हैं। देन दिस इज द सेंट पीटर्सबर्ग म्यूजियम एंड दिस इज द म्यूजियम विच हैव द कलेक्शन एशियन सिविलाइजेशन, जिसको हम आशियन संस्कृति की जब बात करते हैं या भारतीय सभ्यता की जब बात करते हैं तो वो संग्रह हम इस संग्रहालय में देख सकते हैं। दिस इज द अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी म्यूजियम एंड दिस इज द वर्ल्ड्स वन मोस्ट फेमस म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। एंड आज भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर निशुल्क प्रवेश की जो बात करते हैं, क्योंकि राजाश्रय के साथ साथ लोकाश्रय उतना मिला और फंडिंग संग्रहालय को लोगों ने इतना दिया है कि उस पे ऊपर जो है आज संग्रहालय का काम काज चलता है। अगेन दिस इज अनदर मोस्ट फेमस म्यूजियम, हर्मिताज म्यूजियम। देन दिस इज द उफ्जी गैलरी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस गैलरीज। अभी उसके बाद जो है ये चार्ल्सटन म्यूजियम जो 1773 में स्थापित किया गया था। इस म्यूजियम की विशेष बात यह है, लारा ब्रैग जो है ये इसकी डायरेक्टर थी और ये पहली महिला डायरेक्टर थी। आज हमारे इस सेशन की जिन्होंने अभी इनॉग्रेशन किया, आरती आड़े मैडम, और हमारे यहाँ की सेंट्रल म्यूजियम की जया वाहनी जी वगैरह, तो ये आज हमारे महाराष्ट्र स्टेट के इसमें काम कर रही है। मगर मैं ये बताना चाहूंगा, लारा ब्रैग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एनी म्यूजियम। देन म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिगा एंड नेविगेशन, नेविगेशन के लिए एक म्यूजियम, और उसके बाद टेलर्स म्यूजियम। देन दिस इज द साइंटिफिक म्यूजियम, क्योंकि यहाँ पर आप ये साइंटिफिक मैकेनिज्म और इसके ये कलेक्शन देख सकते हैं। दिस इज द वियना ऑस्ट्रिया म्यूजियम ऑफ 1781 एंड सच टाइप ऑफ डिफरेंट म्यूजियम्स। सो यहाँ पर अलग अलग संग्रहालय हम देखते हैं। अभी मैं ये बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई एक ऐसा संग्रह कि जहां पर ये कलेक्शन जो है 19th सेंचुरी में जब आए थे, यूरोप की जब पर्टिकुलरली हम बात करते हैं, तो आपका संग्रहालय या हम जो भी संग्रहालय बना रहे हैं, तो ये हमारी ताकत को दिखाने का, यानी दिस इज द गेम ऑफ पावर बिटवीन यूरोप्स मोनार्च। ग्रेट कलेक्शन वाज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रोजेक्टिंग पावर। हम अपनी ताकत दिखाने का, हम कितने रिच है, ये दिखाने का एक प्रयास संग्रहालयों के द्वारा यूरोप के इसमें शुरू हुई थी।
This is of 18th 19th century. And then we move towards this 1793, जहां पर पहले रॉयल कलेक्शन जो है खुले किए गए। लू जो पेरिस का एक बहुत फेमस म्यूजियम है और वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा म्यूजियम, फ्री ऑफ चार्ज, एंड इट्स सपोज्ड एज द एजुकेशन प्रोग्राम। सो इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट। सो इस तरह से राष्ट्रीय शैक्षणिक शिक्षा में हम संग्रहालयों को भी जो है उतना ही महत्व दे, ये बात यहाँ से शुरुआत हुई थी। अब इसके आगे जब हम देखते हैं कई सारे ऐसे अलग अलग संग्रहालय, तो यहाँ पर और एक बात है कि संग्रहालय जो है फ्रॉम स्टोर हाउस सिर्फ कलेक्शन से लेकर के आगे प्रॉपर एग्जीबिशन स्पेस की तरफ जो बढ़े, तो ये कंसेप्ट्स को हमें समझना है। देन म्यूजियम हिस्टोरियंस यूजुअली डू नॉट स्टडी द म्यूजियम in relation to the popular visual media of 19th century. So 19वीं शताब्दी तक कभी हमने इसे पॉपुलर मीडिया नहीं समझा है, विजुअल मीडिया नहीं समझा। बट फॉरेन के कुछ म्यूजियम्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पर संग्रहालयों में फिल्मों के शूटिंग्स भी हुए हैं, और ये आगे चल करके बहुत फेमस एक मीडियम हुआ। कई फिल्म की जब हम बात करते हैं वो कंप्लीटली संग्रहालय में बनाए गए हैं। So 19th century museum should be understood as a part of a new visual regime in which the arrangement and display of objects functioned as a novel way of acquiring and disseminating knowledge. So अभी उसके बाद हम म्यूजियम्स इन अमेरिका की जब बात करते हैं तो स्पेशली 19th सेंचुरी में यहाँ पर कुछ एक ऐसा वर्ग निर्माण हुआ था जो रिचेस्ट कम्युनिटीज, तो एक ऐसा वर्ग निर्माण हुआ था जिसने अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए जो है संग्रहालयों की शुरुआत की थी। ऐसे कई औद्योगिक समूह जो है, तो इंडस्ट्री फैमिलीज एंड बिजनेस फैमिलीज दे कम फॉरवर्ड, और उसके बाद में फिर कई ऐसे म्यूजियम की शुरुआत हुई। म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स इन बोस्टन, देन मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट, लाइक दैट। देन ये एक संग्रहालय द बैरेंट्स ऑफ टाइमली हॉल लंदन, यहाँ पर पहली बार 1893 में मिस कार्टे हॉल जो है वो पहली म्यूजियम की क्यूरेटर बनी। शी वाज द फर्स्ट म्यूजियम, फर्स्ट वुमन एम्प्लॉयड एज अ क्यूरेटर इन इंग्लैंड। ये मिस कार्टे हॉल जिनको आप देख रहे हैं, तो यहाँ से अभी जो है हम भारतीय संग्रहालयों के सफर की शुरुआत करते हैं, जिसको मॉडर्न कंसेप्ट में म्यूजियम कहते हैं। उन संग्रहालयों की शुरुआत भारत में 1814 में हुई। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जब हुई कलकत्ता में, उसके बाद ये संग्रहालय की शुरुआत हुई थी। अब हम भारतीय संग्रहालयों का सफर जो है 5 अलग अलग स्टेजेस में देखते हैं। फर्स्ट स्टेज इज फॉर्मेटिव फेज एंड विच कंसिडर एज द अंडर कॉलोनियल रूल्स। So it is from 1796 to 1858, 1796 से लेकर 1858 तक। सेकंड फेज विक्टोरियन ईरा जो 1899 तक था। थर्ड फेज अप टू 1928, लॉर्ड कर्जन और जॉन मार्शल का बहुत बड़ा रोल डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम्स इन इंडिया में माना जाता है। उसके बाद चौथा जो सेशन 1928 से 47 तक आजादी तक, और फिफ्थ फेज 1947 से 2021 आजादी के जो 75 साल अभी हम मना रहे हैं वो ईरा इसमें माना जाता है। कुछ क्रोनोलॉजिकली मैंने यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस विच स्टार्टेड फ्रॉम 1814 अप टू 1910 एंड देन अप टू द 1939 एंड देन म्यूजियम्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सो चलिए ये सफर की शुरुआत हम करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना हुई थी 15 फरवरी 1784 को, 1784 को, इंडोलॉजिकल रिसर्च कलेक्टेड आर्कियोलॉजिकल, इथनोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड ज़ूलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करने से शुरुआत हुई। और दो स्पेशल इसके ये बने, एक आर्कियोलॉजिकल एंड इथनोलॉजिकल, एंड दूसरा ग्रुप बना जियोलॉजिकल एंड ज़ूलॉजिकल। सो जियोलॉजी एंड ज़ूलॉजी, उस समय कई सारे स्पेसिमेन आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट किए गए थे और एक म्यूजियम मूवमेंट शुरुआत हुई। और 1814 में पहली बार इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुई। आज भी संग्रहालय में विजिट करेंगे तो 35 जो गैलरीज है, so जिसमें आर्ट, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, ज़ूलॉजी, हम सब ये देखते हैं। So here this is the great collection until it's called as the जादूघर। जादूघर हमारे यहाँ पर जैसे नासिक का सेंट्रल म्यूजियम अजायब घर या अजब घर के नाम से जाना जाता है। So it means that it's an wonder magic house like that. So मैजिक हाउस क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसा संग्रह है जो हम आमतौर पर कहीं नहीं देख सकते हैं। सो क्यूरियोसिटी है, कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ कुतूहलजनक है, और उससे इसकी शुरुआत हुई है। दिस इज द वंडरफुल बिल्डिंग ऑफ दिस इंडियन म्यूजियम कोलकाता। और उसके जब 200 साल पूरे हुए उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका जो फिलाटेली कलेक्शन पब्लिश किया था, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। एंड दिस इज द कलेक्शन इनसाइड द म्यूजियम।
ये भारहूत और अलग अलग सांची अपना जो अमरावती स्तूपा वगैरह उसके सभी ये यहाँ पर रखे गए हैं। दिस इज द न्यूमिस्मेटिक कलेक्शंस। अभी कुछ दिन पहले इसका पूरा रिनोवेशन वगैरह किया गया, एग्मोर म्यूजियम चेन्नई और ये हमारा इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, उसका ये ब्यूटीफुल व्यू हम यहाँ देख रहे हैं। देन म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी 1841 में एस्टेब्लिश हुआ। सो एक्चुअली ये मूवमेंट इंडियन म्यूजियम कोलकाता के साथ ही शुरू हुई थी अप्रैल 1802 में, और सजेस्ट किया गया था कि एक स्मॉल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बनाया जाए, एंड दिस वाज द फर्स्ट कॉलोनियल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। बट वेरी सॉरी टू से दैट आई गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बट नॉट द प्रॉपर फोटोग्राफ्स ऑफ दिस म्यूजियम। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मगर म्यूजियम ऑफ जियोलॉजी का कलकत्ता में मद्रास में जो ये बना उसकी जानकारी, उसके फोटोग्राफ मिलते हैं, बट कलकत्ता का नहीं मिलता है। और यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, और उसके बाद इसके बारे में जो जिक्र आता है, म्यूजियम का समय सुबह 6 बजे से 4 बजे तक होता था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। संग्रहालयों की शुरुआत जब हुई थी, शुरुआत में सुबह 6 बजे से 4 बजे तक ये खुले रहते थे, और उस समय जिक्र किया गया है 1864 में विजिटर्स जो थे लगभग 1,04,640 विजिटर, यानी एवरेज डेली एवरेज 395 लोग आते थे। तो ये बड़ी सोचने लायक बात है। इसका मतलब है लोगों में बहुत कुतूहल था, फॉरेन से आने वाले लोग भी बहुत ज्यादा संख्या में थे। तो ये बड़ी अच्छी बात हमें दिखाई देती है। देन दिस इज द थर्ड म्यूजियम, गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई, जो 1851 में जिसकी शुरुआत हुई, और यहाँ पर मद्रास लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आज की तारीख में भी ये संग्रहालय एक अपने आप में एक सुंदर संग्रहालय है। यहाँ पर जो हम देखते हैं इसका कलेक्शन जो है, तो इट्स अराउंड 1000 BC के हिसाब से जब हम देखते हैं, एक्चुअली 20,000 जो फ्रीली गिफ्टेड स्पेसिमेंस है, तो वो एक अपने आप एक बड़ा कलेक्शन है। और दूसरी विशेष बात है कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी है, जो बाद में कन्नीमारा लाइब्रेरी के नाम से फेमस हुई, एक्चुअली वो म्यूजियम लाइब्रेरी थी, आफ्टरवर्ड इट सेपरेटेड, बट इट्स अ ह्यूज कलेक्शन, ग्रेट कलेक्शन। नाउ यू कैन सी, अभी कुछ दिन पहले इसको रिनोवेट किया गया, और ये उसका थिएटर वगैरह है, एंड यहाँ पर ही दूसरी लाइब्रेरी भी बनी हुई है। सो दिस इज आल्सो द इनसाइड व्यू ऑफ द म्यूजियम। देन द कॉर्पोरेट एंड द सिविक बॉडीज, भारत में अलग अलग जो कॉर्पोरेट और सिविक बॉडीज की शुरुआत हुई थी, जैसे हमने बताया यूरोप में ये मूवमेंट जैसे शुरू हुआ, वैसे भारत में भी शुरू हुआ था। एंड हियर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, जिसको बाद में भऊदाजी लाड म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम छत्रपति शिवाजी संग्रहालय के नाम से जो जाना जाता है मुंबई का, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ऐसे संग्रहालयों की स्थापना हुई। अभी आगे चल करके जो है डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स ऐसे संग्रहालयों की भी शुरुआत हुई थी, जिसको एक एग्जांपल हम जयपुर संग्रहालय की बात करते हैं, या सॉरी हमारे पुणे का जो महात्मा फुले संग्रहालय, जिसे लॉर्ड रे संग्रहालय के नाम से जाना जाता था, तो ऐसे संग्रहालयों के इसमें हम देख सकते हैं। देन गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा, एंड देन एस्टेब्लिश्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होने की वजह से साइट म्यूजियम, जिसको हम कहते हैं, जहां पर एक्सकैवेशन हुई है, खुदाई हुई है, ऐसी जगहों पर संग्रहालयों की स्थापना जो है उसकी शुरुआत हुई थी। एंड नाउ इट बिकम्स अ मूवमेंट लाइक दैट। एंड द विक्टोरिया मेमोरियल देखिए, जो स्मारक होता है, संग्रहालय और स्मारक लगभग समान है, मगर किसी की याद में बनाया हुआ मेमोरियल होता है। संग्रहालय इट्स नॉट नेसेसरी किसी की याद में, किसी के मेमोरी में बनाया जाए, तो मगर किसी के विजिट किए हैं, विक्टोरिया ने विजिट किया या अल्बर्ट ने विजिट किया इसलिए बनाया गया, या फिर किसी और ने विजिट किया इसलिए बनाया, या फिर किसी और जैसे हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी जिनको हम कहते हैं, तो उनकी याद में बनाए गए संग्रहालय, तो मेमोरियल्स। तो ये भी शुरुआत हमारे देश में हम देखते हैं। देन नेपियर म्यूजियम तिरुवनंतपुरम को हम देखते हैं। सो 1855 में ये नेपियर म्यूजियम बना, और उसी के साथ में हम देखते हैं कि उसी समय ये जू भी बना था, प्राणी संग्रहालय भी बना था, और मैं ऐसा समझता हूँ 1857 में ये बना हुआ जू जो है ये सबसे ओल्डेस्ट जू था। क्या मेरी आवाज आ रही है ठीक से सभी को? कुछ प्रॉब्लम है? जस्ट अ मिनट, वेरी सॉरी। ओके, इट्स ओके। नेपियर म्यूजियम का जो प्राणी संग्रहालय है, ये एक पुराना संग्रहालय हम कह सकते हैं, प्राणी संग्रहालय। मगर इसकी बिल्डिंग और ये देखेंगे तो केरला इम्पैक्ट हमको दिखाई देता है। तो लोकल इम्पैक्ट एंड दिस कलेक्शन, यहाँ का जो चित्रा आर्ट गैलरी है, इट्स अ रियली वंडरफुल कलेक्शन ऑफ द पेंटिंग्स। देन हम भऊदाजी लाड संग्रहालय मुंबई की बात करते हैं, जो 1855 में स्थापन हुआ, और आज भी ये संग्रहालय बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, इंटैक्ट। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जब लोकल यानी
जब राष्ट्रीयता की जब बात करते हैं, जब लोग इसमें जुड़ गए, भारतीय लोग भी इसमें जुड़ गए, जिन्होंने इसका नॉलेज यानी एजुकेशन लिया, व्हाट इज द म्यूजियम्स, व्हाट इज द म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन, ये लोगों ने, भारतीय लोगों ने भी जब इसमें हिस्सा लेना शुरुआत किया, तब ब्रिटिश एंड इंडियंस बोथ कम टुगेदर। तो उसके बाद जो है ऐसे अलग अलग लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, और आज भी ये संग्रहालय हम यहाँ देखते हैं। तो कई सारे अवार्ड इसको मिले हैं, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड, और कई सारे अवार्ड इसको प्राप्त हुए हैं। सो ये तस्नीम मेहता मैडम जो है बहुत अच्छा कार्य वहां पर कर रही है। अब मैं भाऊ दाजीलाड संग्रहालय, आप ये सामने जो देख रहे हैं, ये उसी समय का बिल्डिंग, एंड द इनसाइड इज ब्यूटीफुल व्यू। कुछ ही दिन पहले इसका भी जो है पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया गया था, रिनोवेशन किया गया था। These are the decorative art galleries in this museum, and now we move toward the second phase of this museum's development from 1858 to 1899. So इस काल में लगभग जो है हाफ अ डजन म्यूजियम्स, लगभग 6 संग्रहालय इस काल में बने। शुरुआत का फर्स्ट फेज में जब हमने देखा था, और उसके बाद जो है क्वीन विक्टोरिया ने जब ये डिक्लेयर किया, ऑल द स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिजर्व द वास्ट vivid cultural heritage of the country, and all the help would be given to build the history of the subcontinent. So it's declared by Victoria, and as a result the Treasure Trove Act 1878 का Treasure Trove Act बना, was passed during this region, and government to claim the possession of any treasure unearthed that exceeded 10 rupees in value. सो भारत का ये पहला कानून बना। उसके बाद संग्रहालयों के कानून, अभी तक जो जैसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हम कहते हैं 1972 वगैरह जो एक्ट हमारे पास है, तो इंडियन एंटिक्विटीज एक्ट जिसको हम नाम जानते हैं, वैसे कई सारे कानून उसके बाद बने। और इसी काल में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसके बाद कई सारे संग्रहालय हम यहाँ देख सकते हैं, पर्टिकुलरली इन दिस पीरियड अगेन the princely states of India also established a number of museums in their respective उनके अपने अपने राज्यों में उन्होंने इस तरह के संग्रहालय बनाए। and the celebration of the golden and diamond jubilee years of Queen Victoria in 1887 and 1897, उसकी वजह से भी कई सारे संग्रहालय बने। अब दूसरी बात है, ये सेकंड फेज में की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स के जो संग्रहालय की हम बात करते हैं, उसकी वजह से लगभग 24 संग्रहालय इस काल के दौरान जो है एस्टैब्लिश हुए थे। सम ऑफ द एग्जांपल्स हियर इन महाराष्ट्र, अब हम महाराष्ट्र में हैं, और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे पुराने संग्रहालयों में सेंट्रल म्यूजियम नागपुर 1863 का, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के हमारे वस्तु संग्रहालय और पुरातत्व और वस्तु संग्रहालय संचालनालय द्वारा संचालित ये संग्रहालय सबसे पुराना संग्रहालय ऐसा हम कह सकते हैं। एंड नाउअडेज इन दिस म्यूजियम देयर आर द वंडरफुल कलेक्शंस, 6 से 7-8 करोड़ साल पुराने तक जो हमारे यहाँ पर जो डायनासोर्स और फॉसिल्स जो मिले थे मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो वो सारा कलेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अभी भी यहाँ पर भी जो है सभी रिनोवेट किया गया है। क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी और उसके साथ हम ये पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन कियोस्क, वो टेक्नोलॉजी भी अभी यहाँ पर यूज की जाने लगी है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे शासकीय संग्रहालयों में, गवर्नमेंट म्यूजियम्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे, नई जनरेशन की परिभाषा को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे, ये बहुत खुशी की बात है। Different galleries are here: natural history collection, this Nagpur heritage collection, sculpture collection, tribal art collection, painting collections, like that. Here you can see this oldest building and this inside view of the painting gallery and some more. कई सारे जानकारी भी अभी आजकल जो है 18 में इंटरनेशनल म्यूजियम डे या वर्ल्ड हेरिटेज वीक अभी हम जो मना रहे हैं, तो ऐसे कई सारे अलग अलग ऑकेजन्स पर जो है इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे, स्कूलों तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे, इसका प्रयास संग्रहालयों के द्वारा हो रहा है। तो नाउ वी सी द स्टेट म्यूजियम लखनऊ। अभी एक बात हम यहाँ करते हैं कि उस काल में जो संग्रहालय स्थापन हुए, उसमें स्टेट म्यूजियम्स की जब हम बात करते हैं, फिलहाल महाराष्ट्र के लिए अपना आज भी कोई स्टेट म्यूजियम नहीं है, बट इन मैक्सिमम स्टेट जैसे कहेंगे तो उस समय में लगभग 6 म्यूजियम्स जो है वो स्टेट म्यूजियम के तौर पर आज जाने जाते हैं। तो ये स्टेट म्यूजियम लखनऊ विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द सेम ईयर, सेंट्रल म्यूजियम नागपुर जब बना था उसी साल में जो है स्टेट म्यूजियम लखनऊ की भी स्थापना हुई थी। एंड देन अभी भी आप अगर वहां विजिट करेंगे तो कई सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स एक्टिविटीज वहां चलती है। नाउ यू कैन सी द व्यू ऑफ दिस म्यूजियम एंड सच ब्यूटीफुल दिस विष्णु एंड अदर स्कल्पचर्स इन द म्यूजियम। अगर फिलाटेली की हम बात करते हैं, पोस्टल स्टैम्प्स की बात करते हैं, तो ये अगर किसी के पास होगा आपके बीच में, तो ये इसी संग्रहालय से स्टेट म्यूजियम लखनऊ से लिया हुआ फोटोग्राफ है। सो आई हैव आल्सो द सेम स्टैम्प।
Then the government museum Mathura, which is also one oldest museum. This is famous for ancient sculptures of Mathura school. So जिसको हम बात करते हैं कुशाणा गांधारा स्टाइल्स लाइक दैट, तो उसी तरह अमरावती और मथुरा शैली की हम बात करते हैं। तो मथुरा शैली जो है उसके पर्टिकुलरली शिल्प यहाँ पर हम देख सकते हैं। एंड दिस इज फ्रॉम 3rd century BC to 12th century and during Kushan Empire and Gupta Empire. Today it is one of the leading museums of उत्तर प्रदेश। तो ये राजकीय संग्रहालय मथुरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर ये ब्यूटीफुल व्यूज। सो इस तरह की कई सारी सुंदर मूर्तियां आप यहाँ पर देखते हैं अप टू द पाल पीरियड। तो ये पाल पीरियड की जो मूर्ति हम यहाँ देख रहे हैं, और ये सभी उस समय के मथुरा शैली जिसको हम कहते हैं उसकी मूर्तियों को हम देख रहे हैं। सो रियली सो ब्यूटीफुल कलेक्शन। देन द अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर राजस्थान का 1876 में बना। सो दिस इज द ओल्डेस्ट म्यूजियम, वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजियम इन राजस्थान। और ये रामनिवास गार्डन जो है वहां पर बसा हुआ है। ये स्पेशली बात है कि 16 आर्ट गैलरीज जो यहाँ पर है, और इसमें जो मम्मी वगैरह का जो कलेक्शन हम देखते हैं। सो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द म्यूजियम। दिस इज इंडो सासनिक आर्किटेक्चर स्टाइल म्यूजियम। अभी हम यहाँ देखते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर एंड जिस राज्य की हम बात करते हैं, लोकल की बात करते हैं, तो दोनों का इम्पैक्ट म्यूजियम आर्किटेक्चर, स्पेशल बिल्डिंग्स फॉर द म्यूजियम्स। अभी तक तो जहां पर भी जगह मिले या फिर जो पुरानी दूसरी इमारतें रहती थी उसमें संग्रहालय बनाए जाते थे, बट द बिल्डिंग स्पेशली क्रिएटेड और स्पेशली बिल्ड फॉर द म्यूजियम्स। तो ये बातें हम यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज द नाइट व्यू ऑफ द म्यूजियम। तो पंचबत्ती चौक से बिल्कुल नजदीक में संग्रहालय है। देन द बापू म्यूजियम विजयवाड़ा ऑफ आंध्र प्रदेश, एस्टैब्लिश्ड इन 1887 एंड दिस म्यूजियम बापू म्यूजियम एक्चुअली ये वहाँ के एक फेमस व्यक्ति है जिनके नाम से ये बनाया गया था। मगर मैं ये बात कहना चाहूंगा, हमारा जो नेशनल फ्लैग जो बना है, राष्ट्रध्वज जो बना है, तो पिंगली वेंकैया जी ने जो बनाया था, जिसका डिजाइन किया था और महात्मा गांधी जी को दिया था। सो उसका एक बड़ा म्यूरल इस संग्रहालय, क्योंकि ये बहुत नजदीक है बापू म्यूजियम विजयवाड़ा, और जहां पर वो रहते थे पिंगली वेंकैया जी, नडीगुडम इज द प्लेस वेयर आवर डेक्कन आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफिस इज देयर। तो वो वहां पर हम देख सकते हैं, और ये म्यूजियम का बिल्डिंग है। एंड दिस इज द फर्स्ट म्यूजियम जिसके अंदर पूरा हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी आर्गुमेंटेड रियलिटीज टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, वो इस संग्रहालय में यूज की गई है। सो इट्स अ वंडरफुल कलेक्शन। आप यहाँ देख सकते हैं टच स्क्रीन और ये सभी वॉल्स वगैरह जो यहाँ पर बनाए गए हैं। सो दिस इज एन वंडरफुल म्यूजियम। अभी ये जिसको हम कहते हैं ना, एक नया स्टेप जो उठाया गया, यानी प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा अभी संग्रहालय चलाए जाते हैं। सो दिस इज आल्सो ये उसमें आता है, और इसके लिए जो हमारी वहाँ की कमेटी है वो कार्य कर रही है। तो अभी महात्मा फुले म्यूजियम जो मैंने बात की थी, इंडस्ट्रियल म्यूजियम्स की शुरुआत हुई भारत में, और बाद में वो जो है उसका नाम चेंज किया गया, लॉर्ड रे म्यूजियम ऐसा जिसको नाम देता है। एक्चुअली एक एग्जीबिशन प्रोग्राम रखा गया था, और उस एग्जीबिशन में जो सारे ऑब्जेक्ट्स आए थे, जो आर्टिफैक्ट्स आए थे, तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड दिस अदर थिंग्स, तो ये सभी को इकट्ठा करते हुए इस संग्रहालय का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर आप कॉटेज इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सभी को देख सकते हैं। दिस इज द आउटसाइड व्यू ऑफ द म्यूजियम एंड दिस इज द इनसाइड व्यू ऑफ दिस म्यूजियम। सो नाउ वी मूव टुवर्ड द आर्कियोलॉजिकल साइट्स म्यूजियम। सो आर्कियोलॉजिकल साइट्स म्यूजियम में ये गोल गुम्बज कॉम्प्लेक्स बीजापुर का जो म्यूजियम 1892 में एस्टेब्लिश किया गया, एंड हियर फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न सभी कलेक्शन हम देख सकते हैं। अराउंड 1600 एंटिक्विटीज आर देयर। कभी बीजापुर गोल गुम्बज को विजिट करेंगे तो उसके बिल्कुल नजदीक में ये बिल्डिंग है, एंड इनसाइड यू कैन सी दिस इज द medieval period collection. Then the Lakshmi Vilas Palace Museum of Baroda, which was established in 1894. मैं ये बड़े गौरव के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे भारत में सबसे पहले कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर बना म्यूजियोलॉजी का ट्रेनिंग देने के लिए, और जो आज भी उतना ही अच्छा वर्क कर रहा है। सो हियर इन बड़ोड़ा दिस MSU यूनिवर्सिटी, महाराजा सहजराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, सो उसमें आज भी ये डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है। हमारे डॉक्टर अंबिका पटेल जी वहाँ काम कर रही है, जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स की इंडिया की प्रेसिडेंट है, एंड शी इज डूइंग एन ग्रेट वर्क। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि महाराजा सहजराव गायकवाड़ जी ने जो सपना देखा, उस समय उन्होंने जो संग्रहालय स्थापित किया देश में और देश के बाहर जहां पर भी वो घूमे, वहां से उन्होंने जो कलेक्शन किया उसका कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन किस तरह से करना है, उसके लिए स्पेशल लोगों को जो है उस समय ट्रेन किया गया। प्रोफेसर मसानी वर्क फॉर इट, एंड उसके बाद सभी चित्र जो थे, पेंटिंग जो थे, उसको सारी जो केमिकल्स या जो भी टेक्नोलॉजीज यूज करना है जिसका कार्य वहीं पर बड़ोड़ा में किया गया। उसके पहले तो हम फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाते थे,
मगर इसकी शुरुआत भारत में की गई और यहाँ पर आज भी हम विजिट करते हैं तो ये सभी सुंदर संग्रह जो है हम देख सकते हैं। उस समय उन्होंने उसके लिए बहुत ही ध्यान देकर के ये सभी काम किया। सो इट्स पॉसिबल एंड टिल टुडे अगर हम महाराष्ट्र के बच्चों को अगर कहीं भी म्यूजियोलॉजी की डिग्री अगर लेनी है, डिप्लोमा इज देयर इन महाराष्ट्र, मगर डिग्री अगर आप लेना चाहते हैं तो आज भी आपको बड़ौदा जाना पड़ेगा। मैं ये दुख लगता है कि हम संग्रहालय के क्षेत्र में बहुत विकसित हुए मगर संग्रहालय शिक्षा के लिए अभी तक हम उतना ज्यादा सीरियस नहीं है। इसका कारण है कि आज भी हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो आगे आकर डिग्री कोर्सेज शुरू करने चाहिए वो नहीं हुआ है। इन इंडिया ओनली इन द 6 स्टेट, भारत के सिर्फ 6 राज्यों में हमें संग्रहालय की डिग्री प्राप्त हो सकती है। इसे ध्यान दे और जहाँ इतने भी स्कॉलर्स यहाँ पर कई सारे प्रोफेसर्स है, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इफ यू विल स्टार्ट सच टाइप ऑफ द कोर्सेज तो हमारे आने वाली जनरेशन को, हमारे युवाओं को, बच्चों को जो है इसमें वो शिक्षा प्राप्त करके डिग्री लेकर के हम अच्छी तरह से कार्य कर पाएंगे। सो दिस इज द इनसाइड व्यू एंड ब्यूटीफुल मेंटेनेंस इन द म्यूजियम। देयर इज अनदर सत्य सिंह म्यूजियम इज आल्सो देयर, इट्स आल्सो टू गुड। नाउ दिस इज द श्री प्रताप सिंह म्यूजियम ऑफ श्रीनगर 1898। ये संग्रहालय जो स्पेशली एक जम्मू कश्मीर रीजन का एक सबसे ओल्डेस्ट संग्रहालय माना जाता है। अराउंड 80,000 ऑब्जेक्ट्स आर देयर। सो यहाँ पर जॉन मार्शल और कई सारे लोगों ने इसके बारे में ध्यान देकर के इसमें काम किया। दयाराम साहनी जो है उनका भी यहाँ पर विशेष रूप से था। आज भी संग्रहालय को जब हम देखते हैं तो कई सारे कलेक्शन हम वहाँ देख सकते हैं। नाउ इट्स टोटली रिनोवेटेड, मगर उसके नए फोटोग्राफ जो है मैं यहाँ पर नहीं ले पाया, सॉरी फॉर दैट। नाउ दिस इज द थर्ड फेज विच स्टार्टेड इन द era of the Lord Curzon and John Marshall from 1899 to 1928. Here the speciality of this era is the great impetus for the museum movement in the century in fact started during the viceroy of Lord Curzon, when special emphasis was given to the preservation of art objects and the study of archaeology. John Marshall was appointed as the Director General of this reconstituted Archaeological Survey of India in 1902 at the age of 26. So youngest Director General of the and he worked good, बहुत अच्छा काम इस समय में हुआ। बाकी पॉलिटिक्स और इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मगर इस दौरान जो है कई सारे संग्रहालयों की स्थापना हुई। स्पेशली मार्शल वाज रिस्पांसिबल फॉर सेटिंग अप अ लार्ज नंबर ऑफ साइट म्यूजियम्स इन इंडिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सारनाथ इज द फर्स्ट साइट म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देन द आगरा, दिल्ली फोर्ट, लाहौर फोर्ट एंड सम मोर म्यूजियम्स। बट हियर टुडे आई एम नॉट, मैंने इसमें कुछ संग्रहालयों को कवर नहीं किया है, लाइक द मोहनजोदारो, हड़प्पा, द तक्षशिला और द ढाका म्यूजियम्स। मगर उस समय के भारत की जब हम बात करते हैं तो जरूर याद रखना कि इन संग्रहालयों की स्थापना भी उस समय के भारत में हुई थी। उसको छोड़ करके भी बाकी संग्रहालय हम देखेंगे। म्यूजियम मूवमेंट इन इंडिया was not only guided by the cultural renaissance of the 19th century but also by the political awakening of the initial years of 20th century. So enlightened Indians like Bhaudaji, Pandit Hariprasad Shastri, T.N. Mukherjee, Pandit Radhakrishna, Gangadhar Ganguly, Sarath Chandra Roy and Nilamani Chakravarti and D.R. Bhandarkar worked hard to the development of the Indian museums. Then you can showcasing of the industrial arts and their use of educational tools. And the museum movement in India was further influenced by the Swadeshi movement. ये सही बात हमको पता है कि 1922 के बाद में स्वदेशी मूवमेंट शुरुआत हुई थी और the museum movement took a new leap when the learned and research societies commissioned museums in their institutes. Like that, some of the examples here: Bhagini Sahitya Parishad Calcutta, which was established in 1908, Bharatiya Itihas Sanshodhak Mandal of Pune in 1910, Andhra Historical Research Society Rajmundry, and the Rajwade Sanshodhan Mandal, V.K. Rajwade Sanshodhan Mandal 1932. So अभी हम राष्ट्रीय तत्व की, स्वदेशी की जब बात करते हैं तो संग्रहालय क्षेत्र में भी हमें ये प्रयोग यहाँ दिखाई देते हैं। Another historical event of the first quarter of the 20th century was the visit of the Prince and Princess of Wales to India. अजंता की भी जब हम बात करते हैं तो कई सारे लोगों ने वहां पर भी विजिट की है। So because of that, so many people, कई सारे लोगों ने अपना जो है आर्थिक योगदान इस संग्रहालयों के क्षेत्र में दिया था और कई सारे बड़े संग्रहालय स्थापित हुए, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय की हम बात करते हैं, या फिर यहाँ पर इन द ईयर 1911 सबसे पहला एक प्रकाशन संग्रहालय के क्षेत्र की जब हम बात करते हैं। सो इन द ईयर ऑफ 1911 डॉक्टर जीपी ओगल prepared the first directory of Indian museums which gives detailed information relating to each of the museums which were then 39 in number.
सो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। सो वी मूव टुवर्ड्स दिस पीरियड म्यूजियम, ताज म्यूजियम आगरा, which was established in 1906. Then this Bhaginiya Sahitya Parishad Picture Gallery, Calcutta, 1908. And this picture gallery important because here you can see all these Swadeshi things. And then the centenary exhibition hall is also there. So अभी 100 साल तो उसको पूरे हो गए। यहाँ पर आप ये गैलरीज देख सकते हैं, inside of the view of that gallery. And here this is the descriptive list of the sculptures and coins published by this Bhaginiya Sahitya Parishad. This was published in 1911. Then the Bhuri Singh Museum of Chamba, Himachal Pradesh. This is also established in 1908. And here around 8,500 antiquities of art objects. And here you can see this Bhuri Singh Museum. So inside this is a medieval collection and the epigraphs, and there's all cannons also there. So then Government Museum Ajmer, which was established in October 1908. This is one of the best museum because here this is the princely state museum, you can call it as, and the collection with the crafts and industry also here. And the special thing is that children gallery is also here in this museum. So we move towards, यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि संग्रहालयों को शिक्षा के साथ जोड़ने का तथा संग्रहालयों को बच्चों के साथ जोड़ने का जब बात करते हैं, तब उस समय में ऐसे चिल्ड्रंस गैलरी की भी बात हमें करनी चाहिए। You can see this is the museum, and this is the fort, and then inside that there is this museum was established. So ये कुछ galleries हम view देख रहे हैं। Then this Sardar Government Museum of Jodhpur, Rajasthan, which was established in 1909. मुझे बहुत फास्टली मूव होना होगा, so मैं क्षमा चाहता हूँ। Red Fort Archaeological Museum, somewhere it's mentioned 1909 and somewhere it's mentioned 1911. I'm very sorry, but because of the reference materials which I have with me, I can't decide it, so I put both the years. So afterwards मेरा अध्ययन जब पूरा होगा शायद मैं इसे तय कर पाऊंगा। तो यहाँ का कलेक्शन भी हम देख सकते हैं। Then the सारनाथ म्यूजियम वाराणसी, जिसे साइट म्यूजियम की बात हम कर रहे थे, दिस इज द फर्स्ट साइट म्यूजियम 1910 में जो ये हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सच कलेक्शन, दिस लेफ्ट साइड बुद्धा स्टैचू और दिस राइट साइड दिस लायन कैपिटल, एंड देन हियर दिस इनसाइड कलेक्शंस। Then ASI Museum of Khajuraho, Chhattarpur of Madhya Pradesh, 1910, and this is the beautiful view. खजुराहो की जब बात करते हैं तो चंदेल डायनास्टी और उस समय के मंदिरों की बात करते हैं, मगर कलेक्शन अंदर जाकर के अध्ययन करेंगे तो उस समय के कई सारे आर्टिफैक्ट्स और उसकी जानकारी हमें प्राप्त होगी। So you can see here the beautiful collection outside and inside the museums also. Then the गुजरी महल म्यूजियम ऑफ ग्वालियर मध्य प्रदेश, 1920. तो तोमर राजवंश के द्वारा स्थापित किया गया जो भी चीजें उस समय थी या जो आर्टिफैक्ट्स थे, तो गुजरी महल जो उन्होंने स्थापित किया था उसी के अंदर इस संग्रहालय को बनाया गया है। 1920 में संग्रहालय बनाया गया। यू कैन सी दिस इज द बिग स्टैचू ऑफ दिस वराह मूर्ति, जो सेम हम हमारे सेंट्रल म्यूजियम इंदौर केस में भी देखते हैं। तो ये भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर गुजरी महल संग्रहालय के बारे में लिखा गया है कि इसी महल में पुरातत्वीय संग्रहालय की स्थापना 1920 में एम.वी. गर्दे द्वारा कराई गई थी, जिसे सन 1922 में दर्शकों के लिए खोला गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और नीचे लिखा है गुजरी रानी के शर्त के मुताबिक राजा मानसिंह ने मृगनयनी के मेहरराई गांव, जो ग्वालियर से 16 मील दूर स्थित था, वहां से पाइप के द्वारा पीने का पानी लाने की व्यवस्था की थी। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। तो दिस इज द कलेक्शन इनसाइड द म्यूजियम। दिस इज लेफ्ट साइड द वंडरफुल दिस एक जो मदनिका का एक सुंदर शिल्प यहाँ अंदर रखा गया है। देन Raja Dinkar Kelkar Museum, which is the most famous museum in Pune and one of the most famous museum in Maharashtra and India too. So एक व्यक्ति के द्वारा संकलित किया गया इतना बड़ा संग्रह हम भारत में, जैसे हमारे यहाँ पर सालारजंग म्यूजियम की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के राजा दिनकर केसकर जी की बात करते हैं। 1920 में स्थापित किया गया था। लगभग 25,000 एग्जिबिट्स में आर्टिफैक्ट्स है। 3 स्टोरी बिल्डिंग यहाँ की जो है वो एक सुंदर संग्रहालय है, उसे भी रिन्यूएट किया गया है। ये आउटसाइड व्यू देख सकते हैं, बट इनसाइड यू कैन सी दिस इज अ वंडरफुल कलेक्शन ऑफ द लैम्प्स एंड दिस नट क्रैकर्स, दिए और अड़कित्ते जिसको हम कहते हैं। तो इसका एक बहुत सुंदर संग्रह यहाँ पर है और ये सभी कलेक्शन हम यहाँ देख रहे हैं। ये अलग अलग फोटोग्राफ्स में हम देख सकते हैं। मस्तानी महल, बाजीराव मस्तानी आप सबको शायद पता होगा। मस्तानी महल को भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर जो है लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। सो दिस इज आल्सो वंडरफुल कलेक्शन। वुडन वर्क जिसको कहते हैं, काष्ठ शिल्प की जो बात करते हैं, तो यहाँ का लास्ट गैलरी जो है ये इसके बारे में जानकारी हमें देती है। रियली वंडरफुल कलेक्शन।
देन विक्टोरिया मेमोरियल, मेमोरियल्स की जब हम बात करते हैं, so this is the first memorial which was established in Kolkata in 1921. The speciality of this museum, इस संग्रहालय की विशेष बात है कलकत्ता गैलरी। किसी संग्रहालय में अपने उस शहर की जानकारी देने वाला एक दालन होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर एक गैलरी हम नहीं बना सकते तो एटलीस्ट वन वॉल ऑफ पर्टिकुलरली अबाउट दैट सिटी, पर्टिकुलरली अबाउट दैट लोकेलिटी। और दूसरी विशेष बात, अगर एक वॉल भी नहीं देख सकते तो एटलीस्ट 1 or 2 पैनल्स तो ये हमें बनाने चाहिए। ये बात हमें यहाँ से दिखाई देती है। दिस इज द आउटसाइड व्यू, दिस इज अगेन द इंडो सासनिक आर्किटेक्चर स्टाइल एंड दिस इज द कलकत्ता गैलरी। उस समय के जो गवर्नर थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक कंपटीशन लिया था और उसके बाद जो भी आर्टिस्ट ने जो निर्माण किया था उसका एक स्पेशल गैलरी उन्होंने यहाँ पर निर्माण की है। देन द छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई which was formerly known as Prince of Wales Museum। ये महाराष्ट्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रहालय जो मुंबई में स्थित है और भारत के प्रसिद्ध जो गिने चुने कुछ संग्रहालय है तो उसमें से एक संग्रहालय हम कह सकेंगे, which was established on 10th January 1922। Here the contribution by Tata family, उनके द्वारा ये बहुत बड़ा contribution यहाँ किया गया है that time and present also। उस समय भी किया गया और अभी भी वो लोग कर रहे हैं। सर रतन टाटा से लेकर के सभी लोग, दोराबजी टाटा वगैरह सभी जो है उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें किया है। दिस इज द ओल्ड वन बिल्डिंग, नया बिल्डिंग भी अभी बनाया गया है, वो भी उतना ही ब्यूटीफुल है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लान ऑफ दिस म्यूजियम एंड जैसे अंदर प्रवेश करते हैं लेफ्ट साइड वॉल पर आपको ये पूरा मुंबई की जानकारी वहां पर आपको मिलती है। तो कैसे हमारा जनजीवन बाद में चेंज होता है क्या उसकी जानकारी यहाँ दिखाई गई है। So this is a collection inside the museum। यहाँ के आर्काइव लैब और ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिजर्वेशन लैबोरेटरी बहुत अच्छी है। Then the fourth phase of this pre-independence era of 1928 to 1947। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इस काल में around 1936 a grant was offered by this Cannes Corporation, New York, to make a survey of the Indian museums। Now the work was entrusted by the different scholars and who visited all these existing museums in the country and brought out the report on the 105 museums in India। First time this type of report, the first standard work of its kind। The report suggested to the government of India to take steps to improve their functioning। संग्रहालयों का फंक्शनिंग जो है, उसका कार्य जो है, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस काल में जो है बहुत अच्छे प्रयास किए गए थे। कुछ संग्रहालयों की बात हम यहाँ करेंगे। एंड द इयर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मार्क अ सेटबैक टू द म्यूजियम। ये दुखद घटना है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सारे संग्रहालयों जो है कुछ काल के लिए जैसे मानो स्तब्ध हो गए थे और बैकफुट पर आ गए थे, क्योंकि हमने देखा जिस देशों में युद्ध हुए थे तो जिसको जेता कहते हैं द विनर्स, तो उन लोगों ने पराभूत राष्ट्रों से जो है एंटिक्विटीज को लूटने का बहुत बड़ा काम इस काल में किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, कई संग्रहालय लूटे गए, कई संग्रहालय जलाए गए और कई ऐसे एंटिक्विटीज को चुराने वाली जो है बड़े बड़े संगठन उस समय निर्माण हुए, मानो लॉबीज निर्माण हुई। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई सबसे संग्रहालय के क्षेत्र में हानि, ऐसा हम कह सकेंगे। बट हियर अगेन वन इंटरेस्टिंग थिंग, separate museums branch in ASI created in 1946 by Martin Wheeler also here। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है क्योंकि कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और ये सभी करना है, तो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। तो ये एक विशेष बात इस काल की हम कह सकेंगे। Now we will see some of the examples of this period। सेंट्रल म्यूजियम इंदौर ऑफ 1929, पहले से नवरत्न मंदिर के नाम से जाना जाता था, बाद में ये म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। Coins and antiquities galleries and stone sculpture galleries are there। So this is the last one, stone sculptures gallery। And outside the courtyard you can see some so beautiful antiquities sculptures। Then the Umaid Bhawan Palace Museum, the government museum, जोधपुर 1930। तो यहाँ पर एक सुंदर संग्रहालय, पैलेस के अंदर का एक संग्रहालय, इतना सुंदर संग्रहालय। एक्चुअली इट्स like a hotel or the restaurant, 5-star hotel like that, but till then there is a beautiful museum inside of this। This is the reception hall and this is what the museum part। तो यहाँ पर आप वॉल के ऊपर ये पेंटिंग जो देख रहे हैं उसको भी बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया है। and nowadays modern technology also used in this museum। so this is the view of the museum inside। then the Allahabad Museum of Prayagraj which was established in 1931। इसके कलेक्शंस की बात जब करते हैं तो 14,000 BC से लेकर मॉडर्न तक इसमें जो कलेक्शन है, पर्टिकुलरली मुझे कहना है कि कई सारे जो ग्रेट हमारे साहित्यिक हुए, महान भारतीय साहित्यिक जो है उनकी रचनाएं, उनके हैंडरिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह जो है वही संग्रहालय में रखे गए हैं।
and the library is also excellent. 25,000 books are around here. So you can see from the prehistoric period to the modern period, and the literary sources जो साहित्यिकों के द्वारा निर्माण की हुई उनकी अपनी रचनाएं यहाँ पर इस संग्रहालय में हम देख सकते हैं। नाउ वन ऑफ द वंडरफुल म्यूजियम ओडिशा स्टेट म्यूजियम भुवनेश्वर। मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे राजा केड़कर म्यूजियम में अगर आप कभी विजिट करते हैं तो लास्ट में सोवेनियर शॉप में कई सारी संग्रहालय के बारे में, संग्रहालय शास्त्र के बारे में किताबें आप परचेस कर सकते हैं। उसी तरह से ओडिशा स्टेट म्यूजियम भुवनेश्वर इज आल्सो एन वंडरफुल म्यूजियम। So many galleries are there. You need at least one day for to see the complete museum like other state museums, but especially the numismatic gallery. And here at the last you can purchase. इसके ऊपर जो उनका ये ऑफिस है, सेकंड फ्लोर पर पूरा संग्रहालय है, बट ऑन द थर्ड फ्लोर देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। वहां पर जाकर के आप बहुत सारी अच्छी किताबें खरीद सकते हैं। तो जरूर लीजिए, क्योंकि आप अगर म्यूजियम म्यूजियोलॉजी का अगर स्टडी करना चाहते हैं तो स्टेट म्यूजियम भुवनेश्वर इज द इम्पोर्टेंट प्लेस। जैसे हम नेशनल म्यूजियम की भी बात करते हैं, सालारजंग म्यूजियम की बात करते हैं, उसी तरह से स्टेट म्यूजियम भुवनेश्वर केस में भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस केस में आप ये सारी किताबें खरीद सकते हैं। देन द वीका राजवाड़े संशोधन मंडल धुले 1932। Actually Vika Rajwade ji started his work in Pune, but afterwards he come to Dhulia, और वहां पर आकर के वो रहे। thousands of manuscripts and documents उन्होंने गांव-गांव जाकर के पैदल घूमकर बैलगाड़ियों में जाकर के ये कलेक्शन किया। सिर्फ कलेक्शन नहीं किया बल्कि बहुत कुछ लिखा और कई सारे वॉल्यूम्स पब्लिश किए। ओनली अबाउट दिस मराठा हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो लगभग 42 वॉल्यूम्स, इतना ग्रेट वर्क उन्होंने उस समय किया है। तो ये बहुत बड़ा कलेक्शन है। अराउंड 2000 रेयर रेफरेंस बुक्स, लाइब्रेरी इज आल्सो देयर, बट नाउअडेज वहां पर ट्राइबल कलेक्शन का भी एक नया दालन अभी वो बना रहे। दिस इज द ओल्ड वन बिल्डिंग ऑफ दिस म्यूजियम, न्यू वन बिल्डिंग इज आल्सो देयर। नाउ वी मूव टुवर्ड दिस वर्धा म्यूजियम्स। वर्धा में महाराष्ट्र का नागपुर के नजदीक जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट है, तो 1938 में यहाँ पर मगन संग्रहालय बना। गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के कहने से जो संग्रहालय बना था, स्वदेशी संकल्पना पर आधारित, पर्टिकुलरली ग्रामोद्योग और ग्राम विकास जो है, रूरल इंडस्ट्रीज एंड रूरल डेवलपमेंट, तो उसके कंसेप्ट पर आधारित ये संग्रहालय बनाया गया और महात्मा गांधी जी ने 30 दिसंबर 1938 को इस संग्रहालय का उद्घाटन किया। उसके बाद यहाँ दूसरा सेवाग्राम आश्रम प्रदर्शनी भी है, बट दिस इज द मगन संग्रहालय। तो डॉक्टर विभा गुप्ता जी यहाँ काम करती है, तो कभी विजिट करेंगे तो आप उस समय का भारत और उसको जानने का प्रयास यहाँ पर कर सकेंगे। जो हमारी कारीगरी थी, हमारे प्राचीन भारत से लेकर के ब्रिटिश इंडिया तक की जो बात हम करते हैं, कैसे हमारे गांव स्वावलंबित थे, ये जो बात हम करते हैं, तो अलग अलग इस तरह से ग्रामोद्योगों में इस्तेमाल की हुई चीजें और जो उस समय भी निरंतर यूज की जा रही थी, जो आज भी कुछ जगह पर की जा रही है, उसका एक बेस्ट कलेक्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ दिस इज द श्री भवानी छत्रपति संग्रहालय एंड ग्रंथालय ऑफ आउन, सातारा डिस्ट्रिक्ट 1938। दिस इज आल्सो डायरेक्ट, ये हमारे महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व वस्तु संग्रहालय संचालनालय द्वारा चलाया जाता है। यहाँ की विशेष बात है यहाँ के मिनिएचर पेंटिंग्स और उसके साथ साथ में यहाँ के जो लाइब्रेरी है, रेयर कलेक्शन लाइब्रेरी। सो आप कभी विजिट करेंगे तो यहाँ के पेंटिंग्स और तथा शिल्प और तीसरी बात यहाँ की लाइब्रेरी जरूर देखिए। इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो हियर आर सम ऑफ द ब्रॉन्ज स्टैचूज एंड सम कलेक्शन। देन डेक्कन कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट म्यूजियम पुणे 1939। पुरातत्व के क्षेत्र में काम करने वाली महाराष्ट्र की और देश भर की जो अग्रणी संस्थाएं जिसको हम कहते हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर यूनिवर्सिटी एंड डेक्कन कॉलेज पूना, ये दो फेमस है। आह सांकलिया जी, एच डी सांकलिया जी, शांबादेव जैसे लोगों ने जहाँ पर काम किया और इन्हीं के बदौलत, इन्हीं के प्रयासों से आगे चल करके यहाँ पर जो संग्रहालय बना, तो आज की तारीख में बहुत ही वंडरफुल कलेक्शन है। नॉट ओनली इंडिया बट आउटसाइड ऑफ द इंडिया आल्सो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है आर्कियोलॉजी के फील्ड में। अभी तक जो हमारे डॉक्टर वसंत शिंदे जी यहाँ पर कार्य कर रहे थे, तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम जो लोथल के नजदीक जो बनने जा रहा था, उसके डायरेक्टर जनरल पद पर वो बाद में नियुक्त हुए थे। तो यहाँ पर आप जब विजिट करेंगे तो आर्कियोलॉजी प्री हिस्ट्री से लेकर के जो स्कल्पचर्स गैलरी और बाकी गैलरीज को आप विजिट कर सकेंगे। सो नाउ हियर यू कैन सी दिस एच डी सांकलिया मेमोरियल गैलरी एंड इनसाइड ऑफ दिस नेवासा, दाइमाबाद, इनामगढ़, जोरवे जो एक्सकर्शंस हुए थे उसके बारे में यहाँ पर अंदर ये दिखाया गया है पर्टिकुलरली। एंड दिस द चालकोलिथिक ऑफ इनामगांव, दिस आर्टिफैक्ट्स। अभी नया संग्रहालय बनने जा रहा है, उसके लिए जो एक प्लान जो बना हुआ है, तो ये प्लान यहाँ पर आप देख रहे हैं। जैसे नेवासा के लिए एक विशेष दालन वगैरह यहाँ पर निर्माण हो रहे हैं। सो दिस इज अ वंडरफुल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। फ्यूचर में कभी विजिट करेंगे और बहुत अच्छी तरह से अध्ययन हम यहाँ पर कर पाएंगे। नाउ आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, वेरी सॉरी टू से,
बट इन लास्ट 75 years वी मूव सो फास्ट, क्योंकि 75 साल में हमने अब तक हमारा बेस पक्का हो चुका था। अब अलग अलग नए विषयों के संग्रहालय निर्माण करने की जो है वो होड़ जैसे शुरू हुई थी। लगभग 1000 से ज्यादा संग्रहालय उसके बाद जो स्थापित हुए, जैसे क्राफ्ट म्यूजियम की हम बात करते हैं, हेल्थ म्यूजियम्स की बात करते हैं, टेक्सटाइल म्यूजियम्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चर म्यूजियम्स की बात करते हैं। सो अलग अलग विषयों पर इस तरह से म्यूजियम्स बने, ऑटोमोबाइल्स म्यूजियम्स, इंजीनियरिंग म्यूजियम्स, मेडिकल साइंसेस म्यूजियम्स। तो ऐसे विषयों पर आधारित अलग अलग संग्रहालय पिछले 75 सालों में देखते हैं, एंड अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को संग्रहालय में यूज किया जाने लगा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग, हमारा नेशनल म्यूजियम 1949 में जो स्थापित हुआ, और नेशनल हिस्ट्री दालन वगैरह जो निर्माण हुए, अभी यहाँ पर नेशनल म्यूजियम की हम बात करते हैं 1949 का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूजियम इन आवर इंडिया। लगभग 20 लाख के करीब आर्टिफैक्ट्स की जो बात करते हैं। और दूसरी बात, मैं संख्या पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, मगर वहां की रिसर्च एक्टिविटीज पर ज्यादा हमें ध्यान देना है। पर्टिकुलरली हियर इन दिस म्यूजियम देयर इज अ स्पेशल नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी। और ये भारत की एक ऐसी, जिसको हम कहेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्था, जहां पर हमें म्यूजियम की जो डिग्रियां अलग अलग क्षेत्र के इसमें प्राप्त होती है। तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी अगर आप एक क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट को भी जरूर विजिट कीजिए, विद द म्यूजियम रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी जरूर विजिट कीजिए। हमारे नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल जो होते हैं, जनरली ही वर्कड एज द वाइस चांसलर फॉर द दिस इंस्टीट्यूट। तो इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। सो हियर द वंडरफुल कलेक्शन, दिस इज द आउटसाइड व्यू ऑफ द, and this is the branch gallery. One of the interesting thing is that whenever you visit this museum, please take free guided tours. This is a rare example. और इस तरह से गाइडेड टूर की वजह से हमें संग्रहालयों की एंटिक्विटीज और आर्टिफैक्ट्स के बारे में डिटेल रूप में जानकारी प्राप्त हो सकती है। कैल्को म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स की दुनिया में एकमात्र इस तरह का प्रयोग, एक विशेष संग्रहालय जो साराभाई फैमिली की तरफ से किया गया था, गौतम साराभाई की तरफ से, और बाकी भी उनकी फैमिली जो है उसको कार्य कर रही है। 1949 में यह संग्रहालय बनाया गया। I was used this photograph for my 5th book, Museums, Archaeology and Culture के बारे में। तो ये एक बहुत सुंदर संग्रहालय है टेक्सटाइल का हिस्ट्री हमें जानने के लिए, और आज अलग अलग पैटर्न्स पूरे देश भर में किस तरह के हैं उसको जानने के लिए। देन द सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1951। 3 जनरेशन ने काम किया है, 3 जनरेशन। सालारजंग फैमिली जो है, जो निजाम के दीवान, पंतप्रधान जिसको कहेंगे, तो जिन्होंने ये कलेक्शन किया, एंड कंट्रीब्यूशन बाय निजाम टू, एंड टिल टुडे ये ट्रस्ट जो बना हुआ है, जैसे हमारे छत्रपति म्यूजियम इसका जो है मुंबई का, तो उसी तरह से सालारजंग म्यूजियम के डायरेक्टर बोर्ड में भी जो उनके फैमिली से ट्रस्टीज और ये जो है और गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिनिधि है। हमारे डेक्कन आर्कियोलॉजिकल कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जितेंद्र बाबू जी, और हमारे एस जयकिशन सर जो है, ही इज आल्सो द वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है, तो मैं ये जरूर यहाँ पर शेयर करता हूँ। देन द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द गैलरीज। सालारजंग को अगर आप विजिट करेंगे तो सुबह से शाम तक पूरा संग्रहालय देख सकते हैं, इतना सुंदर संग्रहालय है। मगर बाहर प्रॉपरली उसकी जानकारी इस तरह से दी है, अगर आप सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड है, हाउ कैन वी डायरेक्टली एंटर टू द मैन्युस्क्रिप्ट गैलरी और द कॉइन्स गैलरी लाइक दैट। तो ये बहुत अच्छी बात है, न्यूमिस्मेटिक गैलरीज वगैरह। तो ये इस तरह के इंफॉर्मेशन बोर्ड्स हर संग्रहालय के बाहर होने चाहिए, ये मेरा अपना फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। इसकी वजह से हमारे पास अगर समय कम है तो हम एटलीस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर वी कैन स्पेंड फॉर दैट गैलरी इन द म्यूजियम। तो ये होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एंड दिस इज इनसाइड व्यू। हजारों के करीब फोटोग्राफ मेरे पास इस संग्रहालय के हैं, उसमें से सिर्फ ये फोटोग्राफ मैंने शेयर किया है। मार्बल आर्ट गैलरी, व्हाट अ वंडरफुल वर्क देयर इन द म्यूजियम। देन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। अभी हम देखते हैं नई कला जगत जो है, नई कला जगत की जो दुनिया हमारी है, उसको दिखाने का प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1954 से शुरू किया गया। एंड नाउअडेज there are the different national gallery of modern arts in Mumbai, in other cities of the India. You can see here this museum, and I used this tagline, new concepts of art born here. This is the National Gallery of Modern Art, New Delhi. Then the Namgyal Institute of Tibetology of Gangatok, Sikkim, and there is an also wonderful museum 1958. It was established in 1958, and here you can see this is the actually this building. It's mentioned there. This is the old one building. Some mentioned that it's a medieval period building, and now this first आप जो ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा म्यूजियम है, and this is the first floor, beautiful collection of the manuscripts,
स्पेशली जो लकड़ी के तख्ते पर लिख करके बनाए हुए ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट का कलेक्शन यहाँ पर है। यू कैन सी हियर, यहाँ संग्रहालय में आपको गोल्ड लिस्ट में लिखे हुई प्रज्ञा पारमिता वगैरह जो है ये ग्रंथ यहाँ पर दिखाई देंगे, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स पर्टिकुलरली। और यहाँ पर ढेंगसप्पा जी जो कार्य कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर पोस्ट पर, रियली वंडरफुल वर्क। नाउ द नेशनल गांधी म्यूजियम दिल्ली 1961 जो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। एक विशेष बात यहाँ पर कि ये संग्रहालय जब हम विजिट करते हैं निःशुल्क, नो टिकट, बट दिस इज द वर्ल्ड व्यू। एंड नाउ डेज ये पूरी तरह से बदल गया क्योंकि हमारे डायरेक्टर वहाँ के जो है अन्नामलाई सर जिन्होंने ये काम किया है, एंड नाउ डेज उनका ई म्यूजियम्स की तरफ में बहुत ज्यादा ध्यान है। When he visited my home, we discussed along about these all things. So then we moved towards Birla Industrial and Technological Museum, Kolkata. This museum and Bangalore Museum, both museums are the wonderful collection. Industrial and Technology की क्षेत्र में ये दो संग्रहालय सबसे विशेष ऐसा हम कह सकेंगे, कोलकाता का और बेंगलोर का दोनों का। और उनके सैटेलाइट यूनिट्स भी है। ये विशेष बात है कि संग्रहालयों के ब्रांचेस या ऐसे नहीं रहते हैं, बट हियर यू कैन सी दैट थिंग्स। So here you can see the view of the museum and inside view of the museums also, and here the programs inside the museum. So this is also needful. Then the Vishweshwaraya Technical, Industrial and Technology Museum. Here also you will get the wonderful information. अलग अलग क्षेत्रों में भारत ने कैसे प्रगति की और आगे हमारा फ्यूचर विजन क्या है, जिसको हम यहाँ इन संग्रहालयों में देख सकते हैं। यहाँ का जो सोवेनियर शॉप है वहाँ पर कई सारे साइंस रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स और जो टॉयज मिलते हैं वो भी हमारे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। This is an interesting thing, Shankar's International Doll Museum, which was established in 1965. ये कहीं भी ऐसा भी संग्रहालय हो सकता है, ये सोचना भी एक अलग बात है, मगर हम यहाँ देख सकते हैं। और I really enjoyed this museum. 150 types of Indian costume dolls. हमारी बचपन की यादें होती है इस तरह से खिलौने वगैरह कलेक्ट करना, मगर सिर्फ डॉल का कोई संग्रहालय देखना भी एक खुशी की बात है, बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है। 6500 एग्जिबिट किए गए हैं अराउंड, और उनका स्पेशल कलेक्शन जो इनसाइड आप यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स और इसमें ये सभी जो बने हुए हैं। सो दिस इज एन रियली इंटरेस्टिंग थिंग। नाउ आई मूव टुवर्ड्स दिस आवर नासिक म्यूजियम। अभी यहाँ पर जो हमारे आरती आर्य मैडम जी जो है और जिन्होंने आज का ये सेशन यहाँ पर आयोजित किया है, डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट रीजनल म्यूजियम, जिसे सरकारवाड़ा संग्रहालय नाम से स्थानिक लोग जानते हैं, 1975 में स्थापित किया गया और एक आर्टिकल उसके बारे में पब्लिश हुआ है। Here is a beautiful view of this museum. Actually ये उसी समय का as it is उसको प्रिजर्व किया गया है, सभी चीजों को उसी तरह से जो है संजो के रखा हुआ है। और यहाँ भी एक अच्छी लाइब्रेरी और उसी के साथ साथ अच्छा कलेक्शन है। अभी nowadays आरती आर्य मैडम वर्कड हियर, सो आई सैल्यूट ऑल द स्टाफ्स एंड आरती आर्य मैडम आल्सो कि जो ये बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर कर रही है। और बच्चों के लिए पर्टिकुलरली कई सारी एक्टिविटीज यहाँ पर आयोजित की जाती है। 18th में इंटरनेशनल म्यूजियम डे को जो प्रोग्राम लिए जाते हैं, या अभी आज की तारीख में भी जो हम ये सेशन ले रहे हैं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। देन नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1977। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, 10 एकड़ में बना हुआ ये म्यूजियम है, मगर याद रखिए ये सिर्फ एक संग्रहालय नहीं है, ये एक ऐसा संग्रहालय है जहां पर आप कई समय उस समय से यानी ओल्ड से लेकर के आज की तारीख तक भी हमें कैसे ये बनना है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अ म्यूजियम जंक्शन, इट क्रिएट्स द बेस्ट जंक्शंस ऑफ इंडिया। हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं या IRTS ऑफिसर जो होते हैं, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए ये संग्रहालय महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ से अध्ययन करके गए हुए कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने नए जंक्शंस बनाए, नए रेलवे स्टेशन बनाए। जैसे हमारे मित्र जो है राजेश पाटिल जी जो अभी भुसावल में है, ही इज आल्सो IRTS ऑफिसर, तो उन्होंने ये बात हमें स्पेशली बताई कि ऐसे संग्रहालय का उपयोग जो है ऐसे IRTS ऑफिसर्स के ट्रेनिंग्स के लिए यूज किया जाता है। So I used it here. It's not only a museum junction; it's create the best junctions of India. So ऐसे संग्रहालय हमारे पास होने चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल 18 मई 1978 में स्थापित किया गया। ये मेरे लिए एक बहुत सुंदर संग्रहालय और मेरे लिए बहुत पसंदीदा, क्योंकि यहाँ पर आप हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जो हमें अलूतेदारी बलूतेदारी पद्धति वगैरह जो हम कहते हैं, यानी ये सभी को हम यहाँ देख सकते हैं। और पूरे भारत के जैसे कोस्टल विलेज है, ट्राइबल हैबिटेट है, डेजर्ट विलेज, हिमालयन विलेज, एथिकल ट्रेल, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क, कई चीजों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और म्यूजियम्स फ्रेंड नाम की जो कंसेप्ट है, ये संग्रहालय हर साल उस तरह पर काम कर रहा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये मरुग्राम डेजर्ट विलेज या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क इन दिस म्यूजियम। तो हियर there are 3 museums actually in Bhopal. One of this Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, another is State Archaeology Museum Bhopal, and third one is the Tribal Museum Bhopal.
तो ये सभी बहुत सुंदर संग्रहालय है, जब भी विजिट करेंगे जरूर देखिए। नाउ द नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स म्यूजियम। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स हमारी कला जगत को दुनिया के सामने रखें, स्पेशली गांव के लोग जिसको हम निर्माण करते हैं उसको दुनिया के सामने रखे। इसका जो मूवमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू हुआ उससे संग्रहालय बनाया गया। अभी कल 2 दिन पहले जब हमारी बात हुई थी, और एक संग्रहालय हमारे यहाँ पर अमरावती जिले में धारनी जो है संपूर्ण बाम्बू केंद्र जिसे देशपांडे जी ने स्थापित किया था, वहां पर अभी बनने जा रहा है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आवश्यकता है हमारी कलाओं को, हमारी इन कौशल्यों को, स्किल्स को जिंदा रखने के लिए। तो हस्त कौशल्य जिसको हम कहते हैं, आप यहाँ पर ये संग्रहालय का व्यू देख सकते हैं एंड द आर्टिफैक्ट्स जो समय लोगों ने बनाए थे जिसको यहाँ पर रखा गया। देन द नेशनल साइंस म्यूजियम दिल्ली 1992। यहाँ पर एक विशेष बात की साइंस के फील्ड में भारत ने जो भी प्रगति की है, जो भी विकास किया है, उसको दिखाने का एक प्रयास इस संग्रहालय में किया गया। और इस तरह से फिर साइंस म्यूजियम बनने की, जो स्पेशली यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में साइंस पार्क बनने की शुरुआत इस संग्रहालय के बाद हम देख सकते हैं। तो इट्स एन, हम कह सकते हैं ना, माइलस्टोन, तो पायनियर। तो एक संग्रहालय की शुरुआत हुई और उसका आदर्श लेकर के कई सारे संग्रहालय भारत भर में निर्माण हो रहे हैं, साइंस पार्क एंड साइंस म्यूजियम। सो दिस इज द इनसाइड व्यू ऑफ द म्यूजियम। देन द सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। देखिए एक अलग संकल्पना है, टॉयलेट्स म्यूजियम 1992 में बिंदेश्वर पाठक जी द्वारा बनाया गया था, बाद में उनको पद्मश्री से ये किया गया। तो यहाँ पर आप प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक के सभी तरह के अलग अलग तरह के जो है टॉयलेट्स एंड हाउ वी यूज, व्हाई वी नीड टू यूज, हमारे लिए जो हम कहते हैं ना कि हाइजीन होना चाहिए या फिर स्वच्छता होनी चाहिए, तो उसके लिए क्यों आवश्यक है टॉयलेट्स, क्यों, ये सभी महत्व जो है इस संग्रहालय में समझा गया है। यानी समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसको समझते हुए ऐसे विषयों को लेकर भी संग्रहालय ये इस तरह से निर्माण होते हैं। इसका एक उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। देन द एरोस्पेस म्यूजियम ऑफ बेंगलोर। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, सभी हमारा जो एयरक्राफ्ट और ये सभी जो है इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। 2001 में ये स्थापित किया गया मीग, और इसके कई सारे सैंपल्स यहाँ रखे गए। सी दिस इज द वन क्लियर, मोस्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर ऐसा हम कह सकते हैं, फोटोग्राफ कह सकते हैं। तो इतना वो भी संग्रहालय के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है ये फोटोग्राफ। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जो भी हम बना रहे हैं, आने वाली जनरेशंस को उसमें से सीखने के लिए, टेक्नोलॉजी साइंस को सीखने के लिए ये उपयोगी है। और यहाँ पर अक्षरधाम टेम्पल म्यूजियम। सो हियर एक्चुअली एक मंदिर के अंदर इस तरह के संग्रहालय बनाने का ट्रेडिशन हम जैन मंदिरों में देखते हैं। स्पेशली कोल्हापुर के नजदीक जो कुंभोज नाम का जो गांव है, हाथकणंगले तालुका में, कुंभोज में श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के इसमें जहाज मंदिर जिसको माना जाता है, उसमें संग्रहालय है। उसी तरह से हम यहाँ पर अक्षरधाम टेम्पल में 2005 का ये म्यूजियम देखते हैं। यहाँ पर हम पर्टिकुलरली हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति से अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक का ये सफर देखते हैं, मगर अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है प्राचीन भारतीय संस्कृति को दर्शाने के लिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी ये अगेन जो 18 पगड़ जाति कहते थे, तो ये अलुतेदारी बलुतेदारी, उसके साथ साथ जो है हमारा शारंगधर, वाघभट, सुश्रुत, हमारी आयुर्वेदा ट्रेडिशंस, उसको दिखाने का प्रयास यहाँ किया गया है। बट इट्स रियली वंडरफुल। Then where I was worked for 8.5 years as the curator of this museum. So this is the Khoj Gandhi Ki Museum, which was established in 2012 and inaugurated by President of India, रहने सर प्रतिभाताई पाटिल जी, जिनके द्वारा इसे किया गया था। इसे एशिया का एक बेस्ट अवार्ड जिसको हम कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड एंड प्लैटिनम अवार्ड जो है इसको प्राप्त हुए हैं। तो गृह आदर्श अवार्ड इसको प्राप्त हुआ था एंड कॉन्क्रीट अवार्ड एशिया फेस्ट 2013। तो ये संग्रहालय के जगत का एक सम्मान पुरस्कार कहेंगे। दूसरा पुरस्कार जो है पटना के म्यूजियम को मिला था। और यहाँ की लाइब्रेरी जो है वो भी एक अपने आप में सुंदर कलेक्शन है। विशेष बात संग्रहालय की मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो अलग अलग 26 सेक्शंस है जिसमें मल्टी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, और जिसको हम कहेंगे कि ऑडियो विजुअल सिस्टम्स, कियोस्क टेक्नोलॉजी, ये सभी को इसमें यूज किया गया है। एंड हियर अगेन द थिंग इज बेस्ट डिजिटल एंड फिजिकल आर्काइव्स भी बहुत अच्छा संग्रह यहाँ पर है। उसके साथ साथ यहाँ का गेस्ट हाउस और लगभग 250 लोग रह सकते हैं, कैफेटेरिया और सभी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। उसके साथ साथ इस तरह से जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोर्टेबल एग्जीबिशन हमने बनाया था, जो हमने न्यू जर्सी एडिशन के लिए उस समय 2019 में जब हम लोग अमेरिका में थे, वहां पर हमने ये एग्जिबिट किया था। एंड हियर फॉर द सिटी पीपल्स, शहर के लोगों के लिए, हम जहाँ स्थानिक है, संग्रहालयों का उत्तरदायित्व है गांव के लोगों के लिए भी हम कुछ करें। तो हमने शहर के गांधी उद्यान में भी इस तरह का एक एग्जीबिशन बनाया, एक छोटा सा एग्जीबिशन हमने बना के दिया, और लास्ट में लिखा इफ यू वांट टू नो मोर प्लीज विजिट द म्यूजियम। तो हम जब लोगों के लिए कुछ करते हैं तो लोग भी जो है जरूर हमारे संग्रहालय आते हैं।
ये 2015 में सबसे ज्यादा, जिसको हम कहेंगे एक्सपेंसेस, 498 करोड़ रुपए खर्च करके गवर्नमेंट के द्वारा ये संग्रहालय बनाया गया है। एंड इसमें कई सारी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान जो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया, इसे भी गृहा का अवार्ड मिला दिसंबर 2019 में। आप यहाँ पर ये संग्रहालय देख सकते हैं, और नई जनरेशन की परिभाषा को समझकर बनाया गया ये संग्रहालय, ऐसा हम कह सकेंगे इसको। देन पार्टीशन म्यूजियम अमृतसर पंजाब 2017 में बना। भारतीय आजादी और उससे संबंधित संग्रहालय बनने की शुरुआत का काल ऐसा हम कह सकेंगे। 2017 से ऐसे संग्रहालयों को हम देखते हैं। दिस इज द पार्टीशन म्यूजियम, एंड इनसाइड पार्टीशन में हमारे बंटवारे के समय में जो दुख हमें झेलना पड़ा था, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये बंटवारे का दुख क्या होता है यहाँ पर दिखा है। दो भाइयों में भी बंटवारा होता है, दिलों में बंटवारा होता है, देश में भी बंटवारा होता है, मगर किसी को उसका परिणाम न भुगतना पड़े, तो बंटवारा कैसे हम रोक सकते हैं, वो यहाँ से हमें सीखना है। देन द फूड म्यूजियम, अभी कुछ दिन पहले ही जिसकी न्यूज हमने सुनी और अखबार में पढ़ी, तंजावुर में जिसे ये किया गया, इनॉग्रेट किया गया ऑन 16 नवंबर। फूड म्यूजियम, मैं तो ये चाहता हूँ कि एयर म्यूजियम भी बने, वाटर म्यूजियम भी बने, क्योंकि इंसान को जीने के लिए सबसे मूलभूत आवश्यकताएं जो है हवा, पानी और अन्न है। तीसरा म्यूजियम तो बना, पहले दो का बनना बाकी है। एयर म्यूजियम, प्योर एयर, शुद्ध हवा चाहिए, प्रदूषण की वजह से हम बहुत आजकल तकलीफ में हैं, पानी की वजह से तकलीफ में हैं, तो वाटर म्यूजियम। सो एयर, वाटर एंड फूड, सो दीज आर द बेसिक नीड्स। तो ऐसा संग्रहालय भी बना है, और ये विशेष अच्छी बात है। व्हाट इज ऑन योर प्लेट, ये हमारे मिनिस्टर साहब ने अपने ट्विटर पर शेयर किया था, पीयूष गोयल जी ने, तो उसको भी हमने यहाँ लिया है। तो ऐसा ये हमारा संग्रहालयों का सफर जो है ये चलता रहा है। ये हमारा एक अभी इनॉग्रेशन जिसका होना बाकी है, नासिक में बनने जा रहा है इंडियन एजुकेशनल हेरिटेज म्यूजियम, जो मराठा विद्या प्रसारक संस्था के इसमें बन रहा है। मैंने अपने देश में और देश के बाहर अमेरिका जैसे देशों में जो संग्रहालय देखे, तो मैंने इसको समझने का, जानने का प्रयास किया। आने वाली दुनिया जो है, संग्रहालयों की आने वाली दुनिया जो है, ये कुछ ऐसी रहेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक संग्रहालय एक्चुअली एग्जीबिशन था, मगर इसे परमानेंट म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। So this is an atomium संग्रहालय, not only in India but it is in Belgium, and this is the दुबई, ये म्यूजियम दुबई का है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। सो रोबोट ने इसके पैनल्स बनाए हैं। सो दिस इज आल्सो वंडरफुल थिंग। तो ये हमारी नई जगत की परिभाषा होगी, संग्रहालय जगत की नई परिभाषा होंगी। तो ये वर्चुअल म्यूजियम जो मैंने बनाया, डिजिटल एग्जीबिशन, तो आप भी अपने घर में अगर कुछ संग्रह है, तो उसको भी आप इस तरह से आर्ट स्टेप्स जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करके आप भी वर्चुअल म्यूजियम, डिजिटल एग्जीबिशन बना सकेंगे। और हो सके तो इसमें लिखते रहिए और सभी को जानकारी देते रहिए। तो ये जो आगे की ये जो दुनिया बढ़ रही है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सोशो कल्चरल ये एस्पेक्ट्स हमको ध्यान देना है, और 21वीं शताब्दी में ऐसे संग्रहालय बने जो हमारी वर्तमान की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी संस्कृति के अच्छे मूल्यों को ध्यान देते हुए हम संग्रहालयों को आगे जो है वो निर्माण करते रहे। अगर आप कुछ इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, यू कैन गेट हियर द फर्दर रीडिंग्स बाय उषा अग्रवाल जी और चक्रवर्ती जी और सम मोर ग्रेट स्कॉलर्स। तो कई सारी ऐसे अच्छी अच्छी किताबें हैं, उसको भी हम जरूर पढ़ सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर प्रेजेंट कंप्लीट टाइम हियर, सच अ ग्रेट ट्रेजर ऑफ म्यूजियम्स इन इंडिया। नई जगत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ऐसे संग्रहालय बनते रहेंगे, और हम जो है इसे सीखते रहेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अगेन। और यहाँ पर मैं हमारे प्रादेशिक संग्रहालय नासिक और हमारी पुरातत्व संग्रहालय की जो सही संचालिका आरती आर्य मैडम तथा सभी सहयोगियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और मैं यहाँ रुकता हूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप वेरी सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा फास्ट में ये किया, मुझे क्षमा कीजिए। नहीं 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 सर, बहुत अच्छा सर का आज का लेक्चर हुआ है, जिसमें सर ने पूरे मतलब प्राचीन समय से लेके आज तक के जो म्यूजियम में जो विकास हुआ है, और उसमें भी काफी कंसेप्ट, अलग अलग कंसेप्ट कैसे हम म्यूजियोलॉजी में आ सकते हैं, इस बारे में सर का बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ है। इस व्याख्यान के लिए सर का हमारे विभाग की तरफ से, पुरातत्व वस्तु संग्रहालय महाराष्ट्र शासन की ओर से मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को रिक्वेस्ट है, इफ पॉसिबल प्लीज ऑन योर वीडियो वी विल टेक वन फोटोग्राफ, वन स्क्रीनशॉट। 1 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन कीजिए, जितने लोग यहाँ पर है। सचिन जी, अंबादास गाजुल सर, और हमारे सोनिया राणे मैडम फ्रॉम मुंबई, एंड थैंक यू, आप यहाँ है। मुशाहिदा जी, दिव्या सैनी जी, सई दीदी, बिंदु सुब्रमणी जी, रोहन पगारे जी, स्नेहा चौहान मैडम, गीता जी, अपर्णा जी, सभी लोग, आरिफ जी और कुसुम जी, सभी अपना वीडियो ऑन कीजिए बस 1 मिनट के लिए।
जिनको पॉसिबल है, यस, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको पॉसिबल है वो ऑन करें। ओके, जस्ट अ मिनट, वी नीड योर $1 million स्माइल, आप सभी का स्माइल हमें चाहिए। थैंक यू, 1 मिनट चालू रखें, आप भी लीजिए और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अगेन। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू मैडम, थैंक यू, विल मीट अगेन।